साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो संजय राउत अपनी जुबान से हमेशा ही बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। अब मामला सिर्फ राजनीति से जुड़ा हो तो फिर भी खींच को समझा जा सकता है, मगर इस बार तो जो राउत ने कहा है उसके बाद तो मुंबई पुलिस संजय राउत को कभी भी गिरफ्तार कर जेल में डाल सकती है, क्योंकि इस बार राउत ने घुसपैठ और आतंक फैलाने की धमकी दी है, वो भी सरेआम। जी हाँ, संजय राउत ने पूरे होशो हवास में कहा कि वो अपने हक को पाने के लिए घुसपैठ भी कर सकते हैं और आतंक भी फैला सकते हैं, जैसे चीन और पाकिस्तान करता है। राउत के इन बिगड़े बोल के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है और राउत को आतंकी और घुसपैठिया बताते हुए गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों बिगड़े संजय राउत के बोल और अब मुंबई पुलिस क्या ले सकती है एक्शन, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और संजय राउत की इस बयानबाजी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र कर्नाटका सीमा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर तक सीमा विवाद का मुद्दा खूब गरमा रहा है। विधानसभा के अंदर जहां विपक्षी पार्टी ने शिंदे सरकार को घेरा, तो वहीं विधानसभा के बाहर संजय राउत की बदजुबानी ने आग में घी डालने का काम किया है। जी हां, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बढ़ते तनाव के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत का ऐसा बयान सामने आया है जो कि अब खुद उनकी गिरफ्तारी की बड़ी वजह बन गया है। दरअसल राउत ने महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर विवाद की तुलना भारत और चीन बॉर्डर पर होने वाले विवाद से कर दी है और ऐसा बयान देकर संजय राउत बुरी तरह फंस गए हैं। जहां एक तरफ कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा मुद्दे पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, दोनों राज्यों के बीच बढ़ते तनाव पर अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी बवाल हो गया है। दरअसल राउत ने कहा है कि हम कर्नाटक में उसी तरह से प्रवेश करेंगे जैसे चीन हमारे देश में प्रवेश करता है। राउत ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार चीन और पाकिस्तान पर तो खूब बयानबाजी करती है, तो फिर कर्नाटक की सरकार को क्यों कुछ नहीं कहती? वो हमारे मराठियों के हक को मार रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि हम इसे चर्चा के जरिए सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री आग लगा रहे हैं और महाराष्ट्र में एक कमजोर सरकार है और इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रहा। इसीलिए अब इस मुद्दे को हम चीन की तरह सुलझाएंगे, जैसे चीन बिना किसी की इजाजत के गलत तरीके से घुसपैठ करता है भारत में, हम भी ठीक उसी तरीके से कर्नाटक में अब घुसपैठ करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। संजय राउत ने मीडिया के सामने कहा कि जैसे चीन हमारे देश में घुसा वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे। इस मुद्दे पर किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब हम वो करके दिखाएंगे जो कि महाराष्ट्र और केंद्र में बैठे सत्ता अधिकारियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हम शिवसेना के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ कर्नाटक में घुसपैठ करके दिखाएंगे और किसी में दम है तो हमें रोक कर दिखाओ। अब संजय राउत का ये बयान दोनों राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर आया है, जो कि पहले से ही काफी उग्र और हिंसक होता जा रहा है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लिस्टेड है। लेकिन ऐसे में संजय राउत का ये बयान उकसाने वाला माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे सरकार को भी इस मुद्दे पर आलोचना और महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हंगामे का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सीमा विवाद अब महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। विवाद से परे अब संजय राउत ने अपना बयान दे तो दिया, मगर शायद परिणाम के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि सामने आ रहा है कि अपने बयान में घुसपैठ और आतंकी शब्दों के इस्तेमाल करने से राउत कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, क्योंकि खबरें आ रही है कि शिंदे गुट के नेता अब राउत पर कानूनी हमला करने वाले हैं और राउत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराने की प्लानिंग है। शिंदे गुट के नेताओं का साफ कहना है कि जो व्यक्ति सरेआम पाकिस्तानी और चीनी जैसी हिंसक बातें करता है उसे भला इस राज्य में खुलेआम रहने का हक नहीं है। ऐसे व्यक्ति की सही जगह जेल है और हम संजय राउत को उनकी सही जगह दिखा कर रहेंगे। वैसे भी कानून के मुताबिक भी ऐसी हिंसक बातें करना, लोगों को आतंक या घुसपैठ का डर दिखाना पूरी तरह गलत है और अगर मुंबई पुलिस चाहे तो संजय राउत को गिरफ्तार भी कर सकती है और अगर शिंदे गुट के नेता एफआईआर करते हैं तो मुंबई पुलिस के पास वैलिड रीजन भी होगा। अब संजय राउत भले ही अपनी जगह पर सही हो, वो मराठी लोगों को कर्नाटक में हो रहे अन्याय से बचाना चाहते
चाहते हो। भले ही राउत की मंशा सही हो, मगर फिर भी दो राज्यों के सीमा विवाद को चीन और पाकिस्तान से जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। देश के भीतर के मसलों को घुसपैठ और आतंक का नाम देना कितना जायज है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि इस केस में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गे भी शामिल हैं। इसीलिए कोर्ट ने मलिक को राहत देने से मना कर दिया, साथ ही साथ फटकार भी लगाई। दरअसल पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत अर्जी विशेष अदालत ने 30 नवंबर को खारिज कर दी थी, जिसके बाद मलिक ने अपने वकीलों के जरिए मामले में हाई कोर्ट का रुख किया था और एक किडनी खराब होने की वजह बताकर तुरंत जमानत अर्जी पर सुनवाई की मांग की थी, जिस पर न्यायमूर्ति MS कार्निक की एकल पीठ ने तत्काल सुनवाई के मलिक के आग्रह को खारिज कर दिया और ईडी से पूछा कि आखिर मलिक का क्या किया जाए। कोर्ट ने ईडी को 2 हफ्ते में इस अर्जी पर जवाब देने का निर्देश भी दिया। अदालत ने फिलहाल मामले की सुनवाई 6 जनवरी तक स्थगित कर दी है, जो कि मलिक के लिए पहला बड़ा झटका है। अब आगे देखिए कोर्ट में और क्या क्या हुआ। तो सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कार्निक ने मलिक के अधिवक्ता अमित देसाई से कहा कि सबसे पहले तो वो ये बताए कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की आवश्यकता क्यों है, जिस पर मलिक के वकील अमित देसाई ने अदालत को NCP के वरिष्ठ नेता के मेडिकल कंडीशन से अवगत कराया। एडवोकेट अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि नवाब मलिक का केवल एक गुर्दा काम कर रहा है और उसके तुरंत ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मलिक की जिंदगी पर खतरा हो सकता है। अमित देसाई ने कोर्ट को बताया कि नवाब मलिक के परिजन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए जांच और मेडिकल टीम के साथ बार-बार मीटिंग की आवश्यकता होगी और इसी के लिए मलिक को जमानत चाहिए, वो भी तुरंत सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान। अब कोर्ट ने क्या कहा वो देखिए। तो कोर्ट ने सबसे पहले तो मलिक के वकील को कहा कि हम तुरंत सुनवाई नहीं कर सकते, और रही बात गुर्दे के ट्रांसप्लांट की, तो पहले उससे संबंधित मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में सबमिट कराएं। कोर्ट पेपर्स की स्टडी करेगा, उसी के बाद आगे की प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने आगे कहा कि मेडिकल पेपर्स को पढ़ने के बाद ईडी से भी जवाब मांगा जाएगा और उसी के अनुसार आगे का आदेश सुनाया जाएगा। अब ईडी की तरफ से पेश हुए वकील का पलड़ा इस वक्त पूरी तरह भारी था, तो मौके का फायदा उठाते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तुरंत कोर्ट से कहा कि उन्हें मलिक के इलाज लेने या फिर मेडिकल सलाह लेने से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या हम मई के महीने से लेकर अब तक लगातार उन्हें 5 स्टार अस्पताल में इलाज लेने देते। अब ये सुनते ही कोर्ट का लहजा बदल गया और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मलिक मई से अब तक इलाज ले रहे हैं, वो भी प्राइवेट अस्पताल में, तो फिर उन्हें जमानत की जरूरत है क्यों? पहले से ही वो पूरी सुविधाओं के साथ निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उन्हें जमानत क्यों चाहिए? अब कोर्ट की इस बात पर मलिक के वकील अमित देसाई पूरी तरह खामोश हो गए, क्योंकि वाकई में मलिक मई के महीने से लेकर अब तक प्राइवेट अस्पताल में इलाज ले रहे हैं और लग्जरी सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। अब मलिक के वकील कोर्ट की ये बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गए। तो इस पर ईडी के वकील अनिल सिंह ने कहा कि पहले गुण दोष के आधार पर जमानत की अर्जी देना और फिर चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए मामले में त्वरित सुनवाई की मांग करना आजकल एक प्रचलन सा बन गया है, जो कि अपराध और अपराधी दोनों को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए हमारी कोर्ट से गुजारिश है कि मलिक की अर्जी को खारिज कर दिया जाए। अब कोर्ट ने मलिक की अर्जी पर तुरंत सुनवाई से तो इनकार कर दिया और 6 जनवरी तक मामले को स्थगित भी कर दिया है। अब कोर्ट से बाहर निकले वकील अमित देसाई तो कुछ नहीं बोले, मगर मामले में लीड कर रहे अन्य वकीलों ने बताया कि अगर नवाब मलिक अस्पताल की जगह जेल में शिफ्ट कर दिए जाते हैं तो जमानत लेना ज्यादा आसान होगा। अगर वो अब भी अस्पताल में ही रहते हैं तो हमारे पास जमानत मांगने का आधार ही खत्म हो जाएगा। आखिर हम कैसे सेहत का हवाला कोर्ट को दे सकेंगे? तो अब माना जा रहा है कि खुद नवाब मलिक ईडी से गुजारिश कर सकते हैं कि उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि अस्पताल में रहना उनके लिए नुकसान का सौदा साबित हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, मलिक जैसे लोग कानून का गलत फायदा उठा रहे हैं? क्या मलिक को जमानत मिलनी चाहिए या फिर उन्हें जेल में ही डाल देना चाहिए? आप भी इस मामले पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।